डायलिसिस तब इनिशिएट किया जाता है जब पेशेंट का ईजीएफआर रेट लेस दैन 10 है या 10 के आसपास में है, तो उन्हें डायलिसिस पे रखा जाता है। और यदि पेशेंट डायबिटीज़ है तो ईजीएफआर रेट 15 है, तब भी उन्हें डायलिसिस के लिए रखा जाता है। या आपको यूरेमिया के सिम्टम्स दिख रहे हैं, आपका क्रोनिक किडनी डिसीज में यूरेमिया हो रहा है या आपका जो है फिल्टरिंग कैपेसिटी काफ़ी लो हो गया है, इन बिटवीन आपको जो है डायलिसिस पे रखा जाता है। तो डायलिसिस का न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अलग होता है। पेशेंट जो होता है डायलिसिस की जगह कंजर्वेटिव जो केयर होती है वो चूज़ करते हैं। तो एज अ डाइटिशियन हमारा जो रिक्वायरमेंट हमें जो देखना है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट देखना है कि आप जो डायलिसिस के पेशेंट हैं उनका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट डिफर होता है, और जो कंजर्वेटिव केयर में पेशेंट होते हैं उनका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट दोनों डिफरेंट होता है। तो हम एक ही डाइट दोनों को नहीं चला सकते। देखिए, कई लोगों को डायलिसिस सूट होता है तो उनका जो है अपेटाइट अच्छे से खुल जाता है, भूख अच्छे से लगती है, और उन्हें जो है हम अच्छा डाइट उसे हम खिला सकते हैं। बट कई बार पेशेंट को डायलिसिस सूट नहीं होता है, या कहे कि उनकी कंडीशन जो होती है पहले से बेहतर होने के बजाय और बिगड़ने चालू हो जाते हैं। तो ऐसे में उनको जो है हम पेशेंट जो है जितना भी हम खाना उन्हें दे रहे हैं तो फिर भी उनके बॉडी में वो डाइजेस्ट नहीं होता है या उनकी अपेटाइट उतनी खुलती नहीं है। तो दैट्स पे क्या होता है कि कभी कभी पेशेंट में माल न्यूट्रिशन भी देखा जाता है, मतलब माल नरिशमेंट भी देखा जाता है। और इन बिटवीन हमें दोनों का जो है न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट समझना है, और उस हिसाब से जो है हमें इंडिविजुअली जाकर जो है पेशेंट को हमें डाइट देना होता है। पेशेंट वेल एपेटाइट है, उनका फूड इंटेक बहुत अच्छा है, तो हम जो है उसे एक हेल्दी पर्सन की जो डाइट होती है जिसमें कि लगभग 45 से 50% जो आपकी कैलोरीज होती है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से आती है, और 30 से 35% जो है हमें जो कैलोरीज मिलनी चाहिए वो है फाइबर इंटेक से। और जो फैट रिक्वायरमेंट होती है 25 से 30% जो हमारा पूरा टोटल डाइट का जो फैट होता है पूरे दिन का, तो उसमें स्पेशली हम जो है मूफा और फूफा का इंटेक बढ़ाते हैं और सैचुरेटेड फैट को कम रखते हैं। बट यदि पेशेंट का इंटेक बहुत पुअर है और अपेटाइट उतनी खुल नहीं रही है, तब हमें जो है हमें रिलैक्स मोड पे जाना होता है। पेशेंट को यदि डायबिटीज़ नहीं है तो हम उसे स्वीट भी खिला सकते हैं, जलेबी है या जो भी उसे मनपसंद चीज़ें होती है। उस समय हमें कैलोरीज के बारे में सोचना होता है। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू यदि हम बात करें तो उसे थोड़ा सा हम ढीला छोड़ देते हैं, रिलैक्स मोड में होते हैं, और उसे जो चीज़ें अच्छी लगती है हम थोड़ा सा उस समय उसे सिर्फ कैलोरीज के बारे में सोचते हैं। लेकिन पेशेंट का इंटेक बहुत अच्छा है और वो जो है फूड इंटेक अच्छा है, साथ में अपेटाइट भी बहुत अच्छा खुल रहा है, तभी हम उस पर जो है थोड़ा सा स्ट्रिक्टली होकर हम हेल्दी डाइट प्लान की जो गाइडलाइंस होती है नॉर्मल पीपल के लिए, डायबिटिक पीपल के लिए, तब वो हमें फॉलो करने की ज़रूरत होती है। यदि आप पेरिटोनियल डायलिसिस में हैं तो आपका खान पान कैसे होना चाहिए, कौन कौन से न्यूट्रिएंट की आपको ज़रूरत होती है रिकवर होने के लिए। तो यहाँ प्रोटीन का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है डायलिसिस के दौरान में, क्योंकि डायलिसिस जो है प्रोटीन लॉसेस होता है, और इस बीच आपको जो है थोड़ा मेंटेन करना होता है प्रोटीन का इंटेक, और किडनी पे उतना प्रेशर नहीं आता है प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए। इसीलिए आपका वजन जितना होता है उतना ग्राम आपको प्रोटीन इंटेक होना चाहिए। जैसे किसी का वजन 70 kg है तो आपका प्रोटीन का इंटेक जो है पर डे के हिसाब से 70 ग्राम होना चाहिए। या आप जो पेशेंट यदि टॉलरेट कर सकता है, इंटेक अच्छे से कर सकता है, तो आप इसे और भी बढ़ा सकते हैं 1.2 से लेके, लेकिन ये धीरे-धीरे ग्रेजुअली आपको बढ़ाना है 1.2 से 1.5 ग्राम। प्रैक्टिकली यदि प्रोटीन आप नहीं खिला पा रहे हैं तो आप जो है थोड़ा प्रोटीन पाउडर यूज़ कर सकते हैं, प्रोटीन की सप्लीमेंट्स आप पेशेंट को दे सकते हैं, प्रोटीन रिच स्नैक बना के आप दे सकते हैं। और कोशिश करें कि जो रोटी भी आप दे रहे हैं उसमें भी प्रोटीन डला हुआ हो। जैसे कि नॉर्मल गेहूँ की रोटी बनाते हैं तो उसमें कम प्रोटीन होता है, लेकिन वेराज जो है हम ज्वार की रोटी बना सकते हैं, या आप सत्तू की रोटी बना सकते हैं, बेसन की रोटी बना सकते हैं, जिससे कि उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा एडिशनल प्रोटीन मिल सके और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ठीक हो सके। नेक्स्ट आता है एनर्जी। एनर्जी यानी कि कैलोरीज कितना होना चाहिए। यदि पेशेंट ओबेस है, ऑलरेडी ओबेस कैटेगरी में है, तो हमें उतना थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लाना पड़ता है कैलोरी इनटेक पे। और यदि पेशेंट जो है थिन बिल्ड है और कम वज़न है उसका, और ऑलरेडी जो है उसका वज़न बहुत कम चल रहा है, तो हम इसे ग्रेजुअली बढ़ा भी सकते हैं। ये टोटली डिपेंड होता है पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग, पेशेंट की बॉडी के नीड के अकॉर्डिंग। यदि पेशेंट बहुत ज़्यादा ओवरवेट है, क्योंकि जब डायलिसिस होता है, जो डायलिसेट होता है उसमें ऑलरेडी ग्लूकोज डला हुआ होता है, और यदि हम खाने के द्वारा उन्हें जो है फैट्स ज़्यादा देंगे या कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा देंगे जिसकी ज़रूरत नहीं होती है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती है फैट्स की, फैट्स जो मिनिमम होना चाहिए, इसेंशियल फैटी एसिड की जो पूर्ति होनी चाहिए उतना ही हम दें। और कार्बोहाइड्रेट जितना मतलब 45 से लेकर 50% ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। भले आप प्रोटीन एक्स्ट्रा एडिशनल आप ऐड कर सकते हैं। तो याद रखें,
पेशेंट यदि ओवरवेट है तो कैलोरीज़ ज़्यादा नहीं देना है, और स्ट्रिक्टली जो है फैट्स रिच फूड हमें ज़्यादा नहीं देना है, और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट डेंस नहीं देना है। जितना नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लिए होता है उतना ही हम इंटेक रखेंगे, क्योंकि डायलिसिस के दौरान जो डायलिसिस दिया जाता है उसमें खुद में ही ग्लूकोज़ होता है, जिससे कि एडिशनल कैलोरीज़ मिल जाती है, इसीलिए उन्हें कम कैलोरीज़ या ऑप्टिमम कैलोरीज़ पे रखा जाता है। लेकिन पेशेंट यदि थिन बिल्ट है, वज़न काफ़ी कम है, मालनरिश है, तो हम उसे एक्स्ट्रा कैलोरीज़ भी दे सकते हैं, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट इंटेक हम जो है दे सकते हैं, और अच्छा फैट्स भी हम दे सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि आपका सैचुरेटेड फैट का लेवल कम होना चाहिए। अब यदि बात पोटेशियम करते हैं, तो आपने देखा होगा जो नॉर्मल एक्यूट किडनी फेल्योर जिनका हुआ है, या जो किडनी के रोगी होते हैं, उनके लिए जो है पोटेशियम का रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। इसलिए जो है सब्जियों को पानी में डालकर उसे अच्छे से उबालते हैं, या फिर वो सब्जियों को काट कर ओवरनाइट सोक करके वो पानी फेंक दिया जाता है, क्योंकि पोटेशियम ज़्यादा पेशेंट को ना खिलाया जाए, उससे दिक्कत हो सकती है। लेकिन जब डायलिसिस पे पेशेंट होता है तो हमें जो है पोटेशियम का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। उल्टा इसमें क्या है, पोटेशियम जो है बॉडी से क्लियर आउट होना चालू हो जाता है, तो मे बी यदि आप उसी डाइट को यदि फॉलो करते हैं तो आपका पोटेशियम लेवल कम हो सकता है। इसीलिए ज़रूरी है जब भी आप डायलिसिस करते हैं तो आपको थोड़ा जो है पोटेशियम, सोडियम और फास्फोरस के जो लेवल होती है, ब्लड टेस्ट जो है फ्रिक्वेंटली यदि आप करते हैं, और अप एंड डाउन यदि उसमें आता है तो आप बाय डाइट से आप उसको जो है मेंटेन कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप, यदि आपको पॉसिबल है, तो आप जो है सोडियम, पोटेशियम और फास्फोरस की जो टेस्ट है आप रेगुलर बेसिस पे आप इसे दोहराते रहें। पीडी यानी पेरिटोनियल डायलिसिस के दौरान पेशेंट को कितना फ्लूइड हमें देना है, कितना पानी हमें देना है। देखिए, जब पीडी यानी कि पेरिटोनियल डायलिसिस पे पेशेंट को रखा जाता है तो लगभग 2 लीटर पानी जो है शरीर से लॉस होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान। बट ये डिपेंड होता है ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। डायलिसिट ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, इस अमाउंट पे जो है वाटर बॉडी से जो है लूज होता रहेगा, ये इस पे डिपेंड होता है। किडनी रोगी का यदि हमें पानी कितना देना है ये समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उसका यूरिन जो है आउटपुट चेक करते हैं। यूरिन आउटपुट जितना जा रहा है उसमें प्लस एडिशनल 500 ml हम ऐड करते हैं, और उतना उसका दिन भर का जो है लगभग वाटर इनटेक होता है। यानी कि किसी पेशेंट का यदि यूरिन आउटपुट डेली का 1500 या 1500 ml जा रहा है, तो हम क्या करते हैं उसमें एडिशनल 500 ऐड करके लगभग 2000 ml वाटर, मतलब 2 लीटर वाटर पर डे के हिसाब से उसे दिया जाता है। देखिए, डायलिसिस पे हो या किडनी डिसीज पे पेशेंट को फाइबर देना बहुत ज़रूरी होता है टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, और पेट अच्छा साफ रखने के लिए हमें जो है फाइबर देना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसे जो है स्किप नहीं कर सकते हैं। एडिशनली हमें और ज़्यादा हमें फाइबर रिच फूड उन्हें देना है, लेकिन किस टाइप की देना है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है पेशेंट को। एनएसपी, नॉन स्टार्ची पॉलीसेकेराइड काइंड ऑफ फाइबर होता है। बेसिकली हमने सिर्फ 2 तरह के फाइबर सुने होंगे, एक सोलुबल फाइबर और दूसरा है नॉन सोलुबल फाइबर। पर इसमें और एक टाइप ऑफ फाइबर ऐड हो जाता है जो नॉन स्टार्ची पॉलीसेकेराइड, ये टर्म भी फाइबर के लिए यूज़ की जाती है, जिसमें कि स्पेशली लिग्निन और जो बेसिकली रेजिस्टेंट स्टार्च, जो हम डायबिटीज़ के लिए स्पेशली अच्छा माना जाता है, या ओवरऑल हेल्दी पर्सन के लिए बहुत अच्छा होता है। रेजिस्टेंट स्टार्च और लिग्निन ये चीज़ें हमें उन्हें नहीं देना होता है। रेजिस्टेंट स्टार्च बहुत सारी चीज़ों में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होता है ओवरनाइट जो हम राइस रखते हैं, वो फ्रीज़ में जो भी चीज़ें हम ओवरनाइट रखते हैं उसमें धीरे धीरे रेजिस्टेंट स्टार्च डेवलप हो जाता है। दूसरा है, यदि कोई भी चीज़ यदि हम कुक करने के बाद में कुल्ड हो जाते हैं, जैसे आलू को हम लेते हैं, पोटैटो को जब हम इसे पकाते हैं तो इसमें हमें रेशा बहुत कम मिलता है। लेकिन जब इसे हम कुक करने के बाद में लगभग 5 या 6 घंटे तक फ्रीज़ में रखते हैं या बाहर ही रखते हैं ठंडे इन्वायरमेंट में, तो उसमें जो है एक हल्का-सा हार्डनेस आ जाता है, जिससे हम कहते हैं सेम चीज़ लागू होती है चावल को। यदि आपका चावल रात में बचा है और आपने इसे फ्रीज़ में रख दिया है, तो सुबह आप देखेंगे बहुत हार्ड हो जाता है, और वही है आपका रेजिस्टेंट स्टार्च या रेजिस्टेंट फाइबर जिसे हम कहते हैं। ये पर्टिकुलरली डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। जिन्हें भी चावल खाने की क्रेविंग होती है, तो आप इस तरह से चावल खा सकते हैं, जिससे कि आपको फाइबर मिलेगा, ना कि ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट। तो ये है कि आपने एएनएसपी टाइप का जो फाइबर है वो देना है, जिसमें कि स्पेशली लिग्निन और रेजिस्टेंट स्टार्च फाइबर नहीं आता है।
ये जो थी जनरल गाइडलाइंस थी जो कि पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए बहुत अच्छी है। पेरिटोनियल डायलिसिस के रिगार्डिंग न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट आपका इस हिसाब से होना चाहिए। लेकिन यदि हम प्रैक्टिकल में हमें पेशेंट को किस तरह से देना है, कौन-कौन सी चीज़ें हम पेशेंट को दे सकते हैं, उसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट में हम पेशेंट को क्या खिलाएं? कार्बोहाइड्रेट में जितने भी सीरियल्स हैं, हर तरह के सीरियल्स हम उन्हें दे सकते हैं। गेहूँ है, बाजरा है, ज्वार है, सारा चीज़ हम उन्हें दे सकते हैं। लेकिन ईजी टू डाइजेस्ट के लिए राइस बहुत बेहतर होता है। यदि पेशेंट नॉन डायबिटिक है तो आप उन्हें राइस भी खिला सकते हैं, पास्ता आप दे सकते हैं। ब्रेड है इंस्टेंटली, यदि आप ब्रेड घर का बना है या ब्रेड है अवेलेबल अच्छा, तो आप वो भी उन्हें खिला सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बात प्रोटीन की आती है तो आप पेशेंट को क्या देना है? प्रोटीन हमें उन्हें बहुत अच्छी क्वांटिटी में देना है। प्रोटीन के लिए आप माइंस मीट, बारीक कटा हुआ अच्छा पका कुक मीट आप दे सकते हैं। चिकन हम अच्छी जो चिकन के पीसेस है बारीक कटे हुए, वो हम बना के दे सकते हैं। चिकन ब्रॉथ बना के दे सकते हैं। फ़िश हम दे सकते हैं, स्टीम फ़िश है या फिर हल्की तेल में जो सेकी हुई हल्की सी वो फ़िश हम उन्हें दे सकते हैं। अंडा हम दे सकते हैं। और यदि पेशेंट वेजिटेरियन है तो हम कई तरह की जो दालें होती हैं वो हम उन्हें दे सकते हैं। और साथ ही सीड्स जो होते हैं, पंपकिन सीड है, सनफ्लावर सीड्स हैं, उन्हें भी रात भर सोक करके आप उन्हें प्रोटीन और फाइबर के लिए हम ये सीड्स भी उन्हें खिला सकते हैं। पोटेशियम के बारे में क्या सोचना है? जैसे कि बिफोर डायलिसिस आपको पोटेशियम रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, तब आपको जो वेजिटेबल्स होते हैं सारे इसका पानी फेंक दिया जाता है, उसमें से जो पोटेशियम होता है वो लीच आउट किया जाता है, तभी वो पेशेंट को खाना दिया जाता था। लेकिन जब आप डायलिसिस पे आते हैं तो आपको देखना है कि यदि आपका हाइपर कैलेमिया आपको हो रहा है, तभी आप जो है पोटेशियम को रिस्ट्रिक्ट कीजिए। बट यदि आपको हाइपर कैलेमिया नहीं हो रहा है, आपने ब्लड टेस्ट के इसमें आपको दिखता है कि आपका जो है पोटेशियम का लेवल कितना बढ़ा है या मेंटेन है, तो उस हिसाब से जो है हाइपर कैलेमिया की सिचुएशन यदि है तो आप जो है इसे रिस्ट्रिक्ट करें। अदरवाइज जो नॉर्मल इंसान के लिए सब्जी बनती है, आपको पोटेशियम लीच आउट नहीं करना है। फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, सभी तरह के वेजिटेबल्स, सभी तरह के फ्रूट्स आप इन्हें खिला सकते हैं। यदि पेशेंट डायबिटिक है तो हम थोड़ा मीठा खाने से परहेज करेंगे। जो ज़्यादा पके हुए फल है वो हम उन्हें नहीं देंगे। कोशिश करें जो फॉस्फेट का इंटेक है वो हमें 1000 से 1200 mg के ऊपर में हमें नहीं देना। 1200 mg के ऊपर में हमें फॉस्फेट का इंटेक नहीं बढ़ाना है। डेयरी फूड में थोड़ा फॉस्फेट हायर लेवल में होता है, बट डेयरी फूड में भी कुछ ऐसे फूड होते हैं जिनमें कि फॉस्फेट लेवल कम होती है। जैसे आप चीज़ खा सकते हैं, प्रोसेस्ड मीट है, मतलब जो भी चीज़ें पोटेशियम रिच है उसमें थोड़ी क्वांटिटी में फॉस्फेट हो जाता है। तो फॉस्फेट का इंटेक हमें ज़्यादा बढ़ाना नहीं है। फॉस्फेट का 1200 mg तक ही बरकरार रखना है। ज़्यादा यदि फॉस्फेट बाइंडर यदि आपको दे रहे डॉक्टर्स, तो आप इसके लिए सोचने की आपको अलग से ज़रूरत नहीं है। तो हमें नमक कितना लेना है, मतलब कि सोडियम का इंटेक का हमें कितना रखना है पेशेंट का। तो सोडियम का जो एज़ यूजुअल आप सब्जी में जो नमक ऐड कर रहे हैं वही आप रखिए। आप किसी भी तरह का ऊपर से जो नमक डला होता है या टेबल सॉल्ट हम जिसे कहते हैं, वो हमें पेशेंट को नहीं देना है। दूसरा, जितने जिसमें भी ज़्यादा अमाउंट में नमक है, सोडियम रिच, जैसे पैकेट फूड है, अचार है, चटनी है, पिकल्स है, ये सब चीज़ें हमें पेशेंट को नहीं खिलाना है। घर का बेस खाना होता है जिसमें कि जो नमक डला होता है स्वाद के अनुसार उतना ही बस हमें उन्हें देना है, ज़्यादा हम नमक नहीं दे सकते। जितना आप ज़्यादा नमक देंगे, सोडियम सोडियम बढ़ा हुआ है, हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे पेशेंट की यदि बॉडी में स्वेलिंग दिख रही है, वाटर रिटेंशन हो गया, पैरों पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ रही है, तब हमें जो है और ज़्यादा नमक की मात्रा कम करना होता है। यदि पेशेंट को इस तरह का कोई भी सिम्टम्स नहीं दिख रहा है, तो खाने में जो सब्जी में नमक है, जो आप प्रिपरेशन बना रहे हैं फूड का, उसमें जितना नमक डला जाता है नॉर्मली यूजुअली उतना ही डालें। बट यदि पेशेंट के बॉडी में स्वेलिंग आपको दिख रही है, तब आप और ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए। फ्लूइड के बारे में आपसे पहले बात हो चुकी है कि फ्लूइड हम कितना दें। जितना कि उनके जो यूरिन आउटपुट होता है प्लस 500 ml हम उसमें ऐड कर देते हैं। जैसे कि प्रीवियसली पहले दिन के अकॉर्डिंग उनका जो यूरिन आउटपुट 1500 ml था, तो आप उसमें 1500 में 500 ml और ऐड कर दीजिए, जिसमें कि टोटल 2000 ml वाटर इंटेक होगा। उसमें जो भी आप सूप पेशेंट को देते हैं, जो भी आप फ्लूइड का प्रिपरेशन, जैसे बटर मिल्क में भी पानी डाला होता है, उसमें भी फ्लूइड मेजर करके दिया जाता है। जेली है या जो भी प्रिपरेशन में, जैसे आप ब्रॉथ बना रहे हैं चिकन ब्रॉथ, तो उसमें भी वाटर कितना जा रहा है ये भी आप थोड़ा यदि आप कर सकते हैं फ्लूइड इंटेक के लिए, तो ये बहुत बेहतर रिजल्ट आपको देता है। अब डायलिसिस के दौरान कुछ विटामिन्स की सप्लीमेंट्स भी लेना हमारे लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि ये इसकी पूर्तता होना शरीर में बहुत ज़रूरी है। जैसे विटामिन B1 थायमीन जो है आपको लगभग 1.5 mg, राइबोफ्लिन 1.7 mg,
B6 यानी कि पायरोडॉक्सिन जो है 10 mg, कोबालमैन यानी कि B12 लगभग 6 म्यूजी आपको देना है, निकोटानामाइड जो है 20 mg, पैंटोथेनिक एसिड 10 mg, बायोटिन का 300 म्यूजी आपको देना है और फोलिक एसिड 1000 म्यूजी देना है, विटामिन सी 60 mg और आयरन सल्फेट ये 150 mg। ये हर दिन आपको जो है पेशेंट को ये सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है इतने इतने अमाउंट में, तो आपको जो है मल्टीविटामिन की टैबलेट्स लेना ज़रूरी है, या पेशेंट डॉक्टर्स आपको जो दे रहे हैं उसमें ये सारी कंटेंट होना चाहिए। यदि नहीं है, जैसे विटामिन सी नहीं है, आयरन सल्फेट नहीं है, तब आप पेशेंट डॉक्टर्स को इस रिगार्डिंग बात करके आप बोल सकते हैं कि ये वाली टैबलेट जो है ये सप्लीमेंट हमें चाहिए। तो ये जो फूड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट थी ये पेरिटोनियल यानी कि पीडी के पेशेंट के लिए, लेकिन हीमोडायलिसिस के पेशेंट के लिए अलग डाइट जो होता है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होता है। तो अगले इसमें हम देखेंगे कि हीमोडायलिसिस के दौरान पेशेंट का खान पान कैसे होना चाहिए, कौन से न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होने होती है, वो हम अगले इस सेशन में देखेंगे।